जितने जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, जो 2% समाज का जो है वर्ग है वो बैठा हुआ है। सारे आईएएस, सारे पीसीएस, हमारा देखें, जुडिशियरी देखें, एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, आईएएस पीसीएस और अन्य स्थानों पे देखें, जितने भी इंस्टीट्यूशन है केवल 2% लोगों का कब्जा है। क्या हम उनसे अपने न्याय को मांग, क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये हमारा कोई भला करेंगे? क्या हम ये सोच सकते हैं क्या यह हमारे साथ कोई जो है सहानुभूति बरतेंगे? इन व्यक्तियों का हर कदम, इन लोगों का हर कदम हमारे 85% जो भाई है इस देश के, जो मूल निवासी है, उनके खिलाफ है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको एकजुट होना है। हमें ये नहीं देखना है ये कौन व्यक्ति है, ये एससी है, एसटी है, ओबीसी है, क्योंकि मुझे 3 शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के जो है याद आ रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। साथियों, मैंने जो है अध्ययन किया तो मैंने देखा कि हमारा जो समाज है वो शिक्षित तो हुआ है। अगला संगठित होना और संघर्ष करना, ये बहुत पीछे मामला है, अभी बहुत पीछे है। क्यों? मैं इस बात को अपने 2-3 बातों से सिद्ध करना चाहूंगा। जो हमारा आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी कुछ बनता है वो समाज से कट जाता है, उसका किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है समाज की उन्नति के लिए। क्यों? क्योंकि वो डरता है। क्यों डरता है? अपनी जाति छिपाने के लिए डरता है। साथियों, जब आपको सम्मान मिलेगा, जब आप खुल के जियोगे, सबसे पहले बता दोगे आप कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूं, दोस्ती कर या मत कर। पहले तो हम अपने को छिपाने से बचें। जिस दिन आपके अंतर्गत, और ये बात कब आएगी, कैसे आएगी? जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। हमारे जितने भी आईएएस, पीसीएस, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास नाम की चीज ही नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं इस संबंध में। तो क्या करते हैं, जितने ऊपर के जाएंगे, समाज से कट के, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम यदि मिलने भी जाते हैं तो पहचानने से मना कर देते हैं, नहीं करते हमारा कोई भी काम। जबकि दूसरे जो है लोग, जो 2% बैठे हैं, उनके नाम पे गुप्ता, शर्मा, भारद्वाज जो भी लगा है, उसके नाम से उनके काम हो जाते हैं। जान पहचान होना जरूरी नहीं है उनकी। मैं इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूं, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने ये देखा 10वीं 12वीं की जो क्लास में जो बच्चे जिनके साथ यही सरनेम लगे हुए हैं, ना आते हुए भी कमजोर से कमजोर को 20-20 मार्क्स 20 में से 20 देते हैं। मैंने एक कोशिश की, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। हमने अपने बच्चे भी आइडेंटिफाई किए जो बाहर से एग्जाम न रहा है। हमने कहा भाई इन बच्चों के 20 में से 20 होने हैं, और मार्क्स की एंट्री हमने तब करवाई, तभी अवार्ड लिस्ट पे साइन की जब उनके कर दिए। तो हमें एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत होगी, और यदि हम सहयोग नहीं करते तो हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। तो ये तो हो गया संगठित होने वाली बात। साथियों, जब संगठित नहीं है तो संघर्ष कैसे हो सकता है? संघर्ष के लिए आपको बलिदान करने की जरूरत होगी, और बिना बलिदान के कोई भी चीज नहीं मिलेगी। कभी आप ये सोचते हो कि अधिकार हमें जो है ऐसे ही मिल जाएंगे, सजा के दे देंगे ये लोग, इनके खिलाफ हमें जो है साहित्य पढ़ना पड़ेगा। साहित्य पढ़ने से पता चलेगा कि आप समाज में कहां खड़े हुए हैं। जैसे मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल के माध्यम से करना चाहूंगा। कई साथी कहते हैं भाई ये तो हिंदुओं के ग्रंथ है, नहीं पढ़ते। नहीं, बिल्कुल पढ़ना है। किसी के क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी की अच्छी बातें, अच्छी और बुरी बातें की परख करने के लिए उसे पढ़ना जरूरी है।
तो तभी आप जो सामने वाले के सामने स्टैंड कर सकते हो, उसके सामने तभी कंपटीशन कर सकते हो, उसकी बात का तभी जवाब दे सकते हो। मेरे सामने एक इंसिडेंट अभी आई, 1 हफ्ते पहले की बात है। मैं यमुना पार में पंचशील हॉस्पिटल में उसमें गया दिखाने, तो वो जो लड़का जो प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, जनरेट करता है, उसने कहा कि आरक्षण ने इस देश का जो है सत्यानाश कर रखा है। हमने कहा भाई बताओ कैसे सत्यानाश कर रखा है। हमने उसको तुरंत पकड़ लिया। मैंने कहा बात सुनो, ये आरक्षण डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की देन नहीं है। फिर किसकी देन है? ये मनुस्मृति की देन है, ये ब्राह्मणों की देन है। उन्होंने जो सदियों से जो हमारे काम बांट दिए, उनका कौन क्या अधिकार है भाई? क्या अधिकार है उन्हें? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी उन्नति में? उनके हमारी आजीविका के पालने में क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं। पैदा हमारे माँ बाप ने किया, आजीविका का साधन हमारे माँ बाप ने दिया, बड़े हम उन्होंने किया। तो ये कौन होते हैं हमारे जो है काम बांटने वाले? ये कौन होते हैं ये हमें शिक्षा का अधिकार ना देने वाले? ये कौन होते हैं जो स्त्री को किसी प्रकार का अधिकार ना देने वाले? वह आरक्षण तो उन्होंने दिया है, केवल डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने उस आरक्षण को न्याय संगत और तर्क संगत बनाने की कोशिश की है। तुम्हें क्या अधिकार है मुझे शिक्षा से रोकने के लिए? क्या मैं इंसान नहीं हूं? तेरा खून और मेरा खून अलग है? जवाब नहीं दे पाया वो। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आरक्षण के बारे में भी कहता हूँ। कई बार पार्क में घूमना जाता हूँ तो ये लोग कहते हैं जी आरक्षण ने देश को जो बर्बाद कर दिया। अबे बर्बाद नहीं किया देश को, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था की है, समाज का जो दलित वर्ग है, समाज का जो कुचला वर्ग है, समाज का जो OBC वर्ग है, उनको भी थोड़ा सा, उनको जो दूसरे लोग हैं उनके बराबर लाने का प्रयास किया है। और अभी तो 70 साल भी ना हुए, 70-75 साल हुए हैं देश को आज़ाद होने के लिए, जब इनकी जो है करनी और कथनी में इतना अंतर है कि आज देश की जो प्रस्तावना उसे भी लागू नहीं कर सके, उसकी 2-4 बातें भी नहीं लागू कर सकते। सामाजिक न्याय कहाँ मिल रहा? सामाजिक न्याय जाति देख करके जो उनके साथ जो है FIR और जो क्राइम होते हैं FIR और देख करके उसके अनुसार कार्रवाई होती है। इसमें कई उदाहरण है, हाथरस कांड है और कई ऐसे वो हुए हैं। सारे अधिकारी सारे जो है नीचे से ऊपर तक उन्हीं के होते हैं, इंक्वायरी में भी। तो सामाजिक न्याय भी नहीं मिला। आर्थिक समानता की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। थोड़े से जो है केवल कांग्रेस पीरियड में थोड़े से लगे हुए थे लोग हमारे, और अब जा करके वो सारे जो लगभग रिटायर होने जा रहे हैं। और इन्होंने तो बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल के अंतर्गत। निजीकरण की जो बयान चल रही है, निजीकरण में बहन जी ये कहती कि जो है निजीकरण जो यदि कर लो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र में भी हमारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। बहन जी की यही तो लड़ाई है, लेकिन नहीं, निजीकरण करते जा रहे हैं। जिस काम को मैं एक रेगुलर व्यक्ति जो है 50,000 तनख्वाह ले रहा हूँ, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट का आदमी जो है 12 या 10,000 में करेगा। 10,000 में भी 30 दिन में से 4 उसकी जो प्रेजेंट काट करके जो उसे 8,000 रुपये देगा। ये मैंने देखा है, मेरे स्कूल में बता देता हूँ। गार्ड वगैरह होते हैं, 13-14 हज़ार रुपये मिलते हैं। उसमें से भी 2-3 दिन की जो तनख्वाह हर महीने काट कर उनकी शिकायत भी है। मैंने कहा भी भाई इस तरह क्यों करते हो आप? अटेंडेंस लो मुझसे, लो अटेंडेंस मेरे पास है। कह रही ठीक है, लेकिन मेरे बाद क्या क्या उनसे प्रेशर डालते हैं, वहां कहोगे तो नौकरी से हटा दिए जाओगे, तो वहां भी मुंह बंद कर दिया। तो साथियों, शिक्षित हुए हैं, संगठित नहीं हुए। ये प्रयास है, मैं देख रहा हूं, मुझे भी किसी के माध्यम से पता चला है यहाँ का। मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ ये मीटिंग इस तरह की। इस तरह का जो सम्मेलन आज हो रहा है, मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। और मुझे एक मेरे कॉलोनी में ही है SHO हैं श्री अरुण कुमार जी, उनके माध्यम से मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम, किसी का नाम नहीं लेना सरकारी, ठीक। तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई आज प्रोग्राम है, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो भवन है क्लब में, और मैं वहाँ से चला। 9 बजे का 11 बजे का टाइम मिला था मुझे, लेकिन बाई चांस वो गलती हो गई। तो कहने लगे जी 2 बजे से प्रोग्राम है। तो मैं बैठा हुआ था तभी से कि मैंने कहा आज इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करके जाऊँगा।
एक प्रश्न और उठता है, जो लोगों की जो धारणा है, वैसे तो हमें जो हमारा इतिहास है, जो हमारा वास्तविक इतिहास है, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। ये बातें भी मैं प्रमाणित कर सकता हूं। कैसे? चलो थोड़ा सा मैं चलता हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ लेके चलता हूं आपका। क्या सारे लोग यही थे, अपर कास्ट ही थे, उच्च श्रेणी के जो जातियां थी वही थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे ही लोग हैं जिनकी वजह से जो ये आज हम बैठे हुए, जो आज़ाद होकर के जो इस ऐसे वातावरण में सांस ले रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जिस प्रकार से झलकारी बाई का नाम सामने नहीं आया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसका नाम, जबकि उसको जो अंग्रेज पकड़ के रंगून ले गए थे, तो इतिहास छिपाया किसका? झलकारी बाई का, जो भी रंग। कुछ नहीं, थोड़ा बस ये नहीं कह रही, थोड़ा सा सब लोग बोल रहे, बोल के अच्छा कंटिन्यू खत्म। अच्छा ठीक है। तो साथियों, बिना इतिहास जाने हुए हमारी और हमारे समाज की कोई उन्नति नहीं होगी। जो हमें इतिहास पढ़ाते हैं, ये वो इतिहास वास्तविक नहीं है। इतिहास पढ़ना है, गौतम बुद्ध को पढ़िए, स्वामी रामास्वामी पेरियार को पढ़िए, ललन सिंह यादव को पढ़िए, रामस्वरूप वर्मा को पढ़िए, और आप माताबाई सावित्री को पढ़िए, आप ज्योतिबा फूले को पढ़िए, काशीराम जी को पढ़िए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़िए। ये कहते हैं कि लोग जो है बाबा साहब एक दलित समाज से संबंध रखते थे, तो बाबा साहब एक दलित समाज से संबंध रखते थे। यदि वो किसी हाई कास्ट से संबंध रखते तो उसको भारत का भगवान माना जाता, उसकी पूजा की जाती। क्योंकि ये एक छूत जाति से एक संबंध रखते थे, उनका कोई सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी किताब यदि वो किसी अपर कास्ट के होते तो घर घर में उसकी इतिहास हो, घर घर में उसकी पुस्तक होती, स्कूलों में, कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेज में, सब जगह होती। लेकिन एक दलित समाज होने के कारण बाबा साहब को नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ तक कि उनकी जो स्टैचू हैं उनसे भी नफरत करते हैं ये लोग। नफरत करने का एक कारण और बता दूं, ये नफरत ही नहीं करते बल्कि मेरा मानना है कि ये डरते हैं। मेरा मानना है कि ये डरते हैं। कैसे डरते हैं? जिस व्यक्ति की स्टैचू को देख के इनके पसीने आते हों तो भाई इस व्यक्ति ने हमारा ऐसा किया है, जबकि उन्होंने, बाबा साहब ने जस्टिफिकेशन, एक न्याय हमें देने की कोशिश की है, चाहे आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय पे एक बात मुझे याद आ गई, वोट का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, इसका बड़े सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। और आगे 4 महीने आ रहे हैं साथियों, ध्यान रखें आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ले लो किसी का, खा लो किसी का, लेकिन हमारे बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर रतन लाल जी आ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। बस एक ही बात, बस थोड़ा सा ना समय का भाव है। साथियों, मैं ये कहूँगा, जो आपको कुछ मिलता हो ले लो, लेकिन टारगेट रखो अपनी पार्टी पे। खा जाओ दूसरे का, अपने आदमी मत छोड़ो। चलो, इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि, और साथियों एक बात और ध्यान कहूँगा मैं कि जो है मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जो हमारे आगामी इलेक्शन होने चाहिए वो केवल बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर से ही सही परिणाम सामने होंगे, अन्यथा फिर हम आगे जो है गुलाम की स्थिति में होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा, और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। हमारे बीच रमेश कुमार जी, जो एक